असलामुअलैकुम सत श्री अकाल किदां बई सारे ठीक ठाक जे अज बाजवा साहब केड़ा वीडियो अपने कोल ਅੱਜ ਸਰ ਜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਕਿਵੇਂ ਸਟਾਰ ਬਣੇ ਨਾ स्टोरी ऑफ युवराज सिंह विल शॉक यू योगराज सिंह SMS डॉक्यूमेंट्रीज SMS ਇਹ ਉਹ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨੇ ਨਾ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ। हाँ वो तो पता ही है। ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਲੋ। ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਵੇ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਪਲ ਦੇਵ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਨਹੀਂ, युवराज और योगराज ਜੀ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਫਾਦਰ ਦਾ ਯੁਵਰਾਜ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯੁਵਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ योगराज ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਪਲ ਦੇਵ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਟੀਮ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ चलो वेखने हैं जी सुनने हैं की गलबात है की स्टोरी है सारी। साल 1983 में इंडियन टीम ने वेस्ट इंडीज को हराकर पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत लिया। इस जीत के बाद कप्तान कपिल देव देश के नए हीरो बन जाते हैं। लेकिन एक और आदमी था जो कपिल देव का दोस्त था, जो कपिल की तरह ही चंडीगढ़ में उनके साथ प्रैक्टिस करता था। कपिल देव की तरह ही तगड़ा ऑलराउंडर था और फास्ट बॉल फेंकता था। ये वो खिलाड़ी था जिसे 6 साल पहले 1977 में इंडिया की अंडर 22 टीम में कपिल देव की जगह सेलेक्ट किया गया था। लेकिन आज एक तरफ कपिल देव वर्ल्ड कप उठा रहे थे तो दूसरी तरफ ये लड़का गुमनामी में जीवन काट रहा था। इस लड़के का नाम था योगराज सिंह। Middle peg, trying to force the ball through the offside. डोमेस्टिक क्रिकेट में योगराज सिंह के नाम को बड़े बड़े क्रिकेटर जानने लगे थे, इसलिए उन्हें इंडियन टीम में खेलने का मौका मिल जाता है। लेकिन योगराज सिंह को सिर्फ एक ही टेस्ट मैच खेलने दिया गया। इसके अलावा उन्होंने 6 वनडे मैच खेले, लेकिन चोटों और खराब फॉर्म के कारण योगराज सिंह इन मौकों पर ज़्यादा अच्छा न कर सके। योगराज सिंह का करियर यहीं पर खत्म हो जाता है। कुछ बड़े खिलाड़ी जैसे इंडियन टीम के पूर्व कैप्टन हेमू अधिकारी योगराज सिंह को कपिल देव से एक पायदान ऊपर मानते थे, लेकिन योगराज की किस्मत में कुछ और लिखा था। योगराज सिंह की माने तो सुनील गावस्कर योगराज को और मौके देने के पक्ष में थे, लेकिन BCCI के चीफ सेलेक्टर बने बिशन सिंह बेदी ने ये बात नहीं मानी। इन्हीं दिनों योगराज सिंह के पिता की कैंसर से डेथ हो जाती है। योगराज परिवार में इकलौते बेटे थे। अब जब भी योगराज बाहर मैच खेलने के लिए जाते तो उनका पूरा ध्यान घर पर रहने वाली उनकी अकेली माँ, पत्नी और 1 साल के बच्चे पर रहता। एक तरफ योगराज इंडियन टीम से निकाले जाने के कारण फ्रस्ट्रेशन से जूझ रहे थे, दूसरी तरफ परिवार को संभालना मुश्किल था। इन दोनों के बीच योगराज अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पाए और चीजें बिगड़ती चली जाती हैं। एक महान क्रिकेटर का सितारा बिना कुछ किए ही बुझ जाता है। इस बात का मलाल और फ्रस्ट्रेशन योगराज सिंह के अंदर बैठ गया कि इतनी प्रतिभा होने के बाद भी वे घर पर ही रह गए। इन्हीं दिनों योगराज ने अपने 2.5 साल के बेटे के लिए एक प्लास्टिक का बल्ला खरीदा, जिससे उसने योगराज के सामने ही एक तगड़ा शॉट मार दिया। योगराज को उनके सपने पूरे करने वाला मिल चुका था। योगराज ने अपनी क्रिकेट प्रैक्टिस छोड़ दी और अपना एक नया लक्ष्य बनाया, और वो लक्ष्य था योगराज को एक महान क्रिकेटर बनाने का। अपना क्रिकेट करियर छोड़ते समय योगराज सिंह ने एक पब्लिक स्टेटमेंट दिया कि मैं अपने बेटे को सर गारफील्ड सोबर्स और विवियन रिचर्ड्स के लेवल का क्रिकेटर बनाऊंगा। जब मैंने यूवी का स्टेटमेंट दिया कि आई विल मेक माय सन इन द लेवल ऑफ सर गारफील्ड सोबर्स एंड विवियन रिचर्ड्स। इस पर इंडियन एक्सप्रेस के खेल पत्रकार प्रदीप मैगजीन ने लिखा कि मुझे लगता है कि योगराज सिंह पागल हो चुके हैं। उन दिनों अखबारों में योगराज सिंह के लिए जो भी लिखा जा रहा था, उन अखबारों और मैगजीन्स की कतरनों को योगराज ने कटिंग करके अपने पास रखना शुरू कर दिया। योगराज के अनुसार अक्सर लोग उन पर हंसते थे, इसलिए योगराज अब हर हाल में अपने बेटे को टीम इंडिया के लिए खेलते हुए देखना चाहते थे। सारा कुछ यूवी पे ही निकल गया। तेरे को ये करना पड़ेगा, करना होगा, मेरे लिए खेलना पड़ेगा, उसके स्केट्स ब्रेक किए। लेकिन अपने जिस बेटे को योगराज सिंह विवियन रिचर्ड के लेवल का महान क्रिकेटर बनाना चाहते थे, उसकी क्रिकेट में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। युवराज को क्रिकेटर नहीं बनना था, उन्हें पसंद था स्केटिंग और टेनिस। एक टेनिस मैच हारने के बाद युवराज ने 2100 रुपये का एक महंगा रैकेट तोड़ दिया। इसके बाद युवराज के पिता ने उनका टेनिस खेलना बंद करा दिया। अब युवराज हफ्ते में 6 दिन स्केटिंग खेलते और सिर्फ रविवार के
के दिन क्रिकेट खेलते। युवराज अभी मात्र 11-12 साल के थे कि उन्होंने अंडर 14 स्टेट टूर्नामेंट के स्पीड स्केटिंग गेम में गोल्ड मेडल जीत लिया। लेकिन अपने बेटे को शाबाशी देने की जगह युवराज सिंह आग बबूला हो जाते हैं। युवराज ने युवराज से उनका मेडल छीन लिया और स्केट्स छीनकर फेंक दिए और कहा, ये लड़कियों का खेल खेलना बंद करो। आज के बाद तो सिर्फ क्रिकेट खेलेगा और सिर्फ क्रिकेट। युवराज चाहते थे कि युवराज क्रिकेटर बने, जबकि उनके बेटे को अगर सबसे ज्यादा प्यारी कोई चीज थी तो वो थी स्केटिंग। घर आकर युवराज फूट फूट कर रोते हैं। युवराज की मां युवराज सिंह से खूब लड़ी। दादी ने भी युवराज को खूब डांटा, लेकिन युवराज का मानना था कि अगर किसी चीज को एक्सीलेंट करना है तो एक ही चीज पर फोकस करना होगा, 10 पर नहीं। उस शाम जब युवराज जी भरकर रोने के बाद थक जाते हैं तो युवराज ने भी उन्हें गले लगाया और खुद भी फूट फूट कर रोए। युवराज की मां शबनम हर सुबह युवराज के कमरे में उनके लिए चाय लेकर जाती थी, लेकिन स्केटिंग की घटना के अगले दिन युवराज चाय लेकर आते हैं। युवराज ने अपने पिता से पूछा, क्या आप मेरे साथ क्रिकेट किट खरीदने के लिए चलेंगे या मुझे मॉम के साथ जाना चाहिए? इस बात से युवराज बहुत खुश होते हैं। आखिर उनका बेटा क्रिकेटर खेलने के लिए तैयार हो गया था। युवराज सिंह ने युवराज का पटियाला के फेमस यदविंदर पब्लिक स्कूल में एडमिशन करवा दिया, जहां पास में ही था महारानी क्लब, जिसमें क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू प्रैक्टिस करने के लिए आते थे। एक दिन युवराज सिंह युवराज को लेकर महारानी क्लब गए और सिद्धू से युवराज की बैटिंग देखने के लिए कहा। युवराज के कुछ शॉट देखकर सिद्धू ने कहा कि युवराज क्रिकेट के लिए नहीं बना है। ये सुनकर युवराज सिंह युवराज को हॉस्टल लेकर गए और कहा, अपना बस्ता उठा और घर चल, मैं देखता हूं कि तू क्रिकेट कैसे नहीं खेलता। युवराज ने अपने घर के पीछे का खूबसूरत बगीचा उजाड़ दिया और फ्लड लाइट्स के साथ एक मार्बल की पिच बना दी। यहाँ युवराज सिंह टेनिस बॉल्स को पानी में भिगोकर युवराज की बॉडी पर बॉलिंग करते ताकि उन्हें शॉर्ट बॉल्स खेलना आ जाए। युवराज को स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पेस बॉलिंग एकेडमी में भी ले गए, जहां वो युवराज से बिना हेलमेट के बल्लेबाजी करवाते और तेज बॉलर से उन्हें बाउंसर डालने के लिए कहते। युवराज अपने बेटे को इतनी ब्रूटल ट्रेनिंग देने लगे कि कई बार युवराज की मां शबनम युवराज से कहती कि तुम मेरे बेटे को मार डालोगे क्या? एक दिन कड़ाके की ठंड में युवराज सुबह सुबह अपने गर्म बिस्तर को छोड़ना नहीं चाहते थे। इससे युवराज सिंह इतने नाराज हुए कि एक बाल्टी में ठंडा पानी भरकर लाए और युवराज सिंह के ऊपर उड़ेल दिया। एक बार जब युवराज ने एक खराब शॉट खेल दिया तो युवराज सिंह ने गुस्से में नॉन स्ट्राइकर का एक स्टंप उखाड़ा और युवराज की तरफ फेंक मारा। ऐसे ही एक मैच में जब युवराज खराब शॉट खेलकर आउट हुए तो घर आकर युवराज सिंह ने दूध का एक गिलास उठाकर सीधा युवराज की तरफ फेंककर दे मारा और कहा, अगर तुम मेरे बेटे नहीं होते तो मैं आज तुम्हें गोली मार देता। तुमने मेरी रेपुटेशन को बर्बाद कर दिया है और इतनी हार्ड ट्रेनिंग का कोई फायदा नहीं हुआ। जैसे जैसे युवराज बड़े हो रहे थे, घर में तनाव का माहौल बढ़ता जा रहा था। युवराज के पेरेंट्स भी लगातार आपस में लड़ते रहते। इस माहौल से बचने के लिए युवराज क्रिकेट खेलने के लिए चंडीगढ़ से पटियाला, अमृतसर और दिल्ली निकल जाते, सिर्फ इसलिए कि उन्हें घर पर ना रहना पड़े। I hate this sport because it's been very tough on me mentally. लेकिन इन सब में अच्छा ये हुआ कि युवराज सिंह की कड़ी ट्रेनिंग युवराज को निखारती जा रही थी। युवराज ने जूनियर क्रिकेट में इतने रन बना दिए कि केवल 15 साल की उम्र में उन्होंने पंजाब की तरफ से रणजी ट्रॉफी में डेब्यू कर दिया। इंटरेस्टिंगली इतनी कम उम्र में मिले मौके पर युवराज ओपनिंग पर आए, लेकिन 0 पर आउट हो जाते हैं और इस मैच में एक कैच भी छोड़ दिया। आगे युवराज को कोई भी मैच नहीं खिलाया गया। इस तरह युवराज का करियर शुरू होने से पहले ही एंड हो गया। युवराज का मजाक उड़ाया जाने लगा। इससे युवराज और उनके पिता दोनों हर्ट हुए, लेकिन युवराज की कहानी अभी बाकी थी। युवराज को पंजाब की तरफ से रणजी मैच खेलने का दूसरा मौका मिला 2 साल बाद, यानी फरवरी 1999 में। सामने हैदराबाद की टीम थी। इस मैच में युवराज ने 2 कैच लिए और 1 रन आउट भी किया, लेकिन रन मात्र 20 और 18 ही बना सके। एक बार फिर से सवाल उठने लगे कि युवराज इस लेवल पर खेलने लायक हैं भी या नहीं, लेकिन पंजाब के कप्तान विक्रम राठौड़ ने युवराज का साथ दिया और उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया। नवंबर 1999 में युवराज ने हरियाणा के खिलाफ रणजी का अपना पहला शतक लगा दिया और 149 रन पर आउट हुए। मैच के बाद युवराज ने अपने पिता को फोन किया और खुशी खुशी बताया कि उन्होंने शतक लगाया है, लेकिन उधर से युवराज ने नाराज होकर कहा कि 200 क्यों नहीं बनाए। हालांकि 2 घंटे बाद ही युवराज का फोन वापस आया और उन्होंने अपने बेटे युवराज को होंडा सिटी कार गिफ्ट में दी। रणजी में पहले शतक को 1 महीना भी नहीं बीता था कि युवराज ने एक और तगड़ी पारी खेल डाली। दिसंबर 1999 में पंजाब और बिहार के बीच
कूच बिहार ट्रॉफी अंडर 19 का फाइनल मैच खेला जा रहा था। इस मैच की फर्स्ट इनिंग में बिहार की टीम 357 रन पर ऑल आउट हो जाती है। वहीं पंजाब की टीम ने 5 विकेट पर 839 रन पर पारी की घोषणा कर दी। इस इनिंग में अकेले युवराज सिंह ने 358 रन बना डाले, यानी बिहार की पूरी टीम से 1 रन ज्यादा। एक बार फिर जब युवराज ने अपने पिता को फोन किया तो उन्होंने कहा 400 रन क्यों नहीं बनाए। इस इनिंग के कारण युवराज सिंह का इंडिया की अंडर 19 टीम के लिए सिलेक्शन हो जाता है। 2000 के जनवरी महीने में आईसीसी का अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ। ये युवराज सिंह का पहला अंडर 19 इंटरनेशनल टूर्नामेंट था। इस पूरे टूर्नामेंट में युवराज ने शानदार परफॉर्मेंस दी, खासकर सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 58 बॉल में 84 रन बनाए। इस वर्ल्ड कप में इंडिया की जीत हुई और युवराज सिंह को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिलता है। यहाँ से युवराज सिंह के रास्ते इंडियन टीम के लिए खुलते हैं। युवराज का डेब्यू हुआ आईसीसी नॉकआउट ट्रॉफी में, जिसे अब चैंपियंस ट्रॉफी के नाम से जाना जाता है। यहाँ युवराज को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना पहला मैच खेलने को मिला, जो उस वक्त बहुत खतरनाक टीम हुआ करती थी। लेकिन 18 साल के युवराज ने अपने पहले ही डेब्यू मैच में 84 रन मार डाले और प्लेयर ऑफ द मैच बनते हैं। But he's a good striker of the ball, and you can see it there. अगले 10 साल तक युवराज सिंह इंडियन टीम की मिडिल ऑर्डर पर छाए रहे। 2005 और 6 में युवराज इंग्लैंड, पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के साथ हुई 3 सीरीज में लगातार मैन ऑफ द सीरीज बनते हैं। साल 2007 में दक्षिण अफ्रीका में पहला T20 वर्ल्ड कप होता है। इंग्लैंड के खिलाफ एक मैच के दौरान युवराज की एंड्रयू फ्लिंटॉप से तीखी बहस हो जाती है। इससे युवराज में ऐसा गुस्सा आया कि उन्होंने अगले ही ओवर में स्टुअर्ट ब्रॉड की 6 गेंदों पर 6 छक्के मार दिए, जो T20 में पहली बार और इंटरनेशनल क्रिकेट में केवल दूसरी बार हुआ था। इस मैच में युवराज ने मात्र 12 गेंदों में 50 मार डाली और सबसे तेज 50 का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला। And this the last one. गुस्सा To make it 26 in that over. सुई हट जाए ना तो बस फिर सेमीफाइनल मैच खैर में धोनी इंडिया अगली के तबाही सामने लाती। ऑस्ट्रेलिया की टीम थी। मैच के दौरान युवराज की हेडन से कहासुनी हो जाती है। एक बार फिर युवराज ने 30 गेंदों में 70 रन मार डाले। युवराज की इस पारी की बदौलत इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल में पहुंच जाती है और फाइनल में पाकिस्तान को हराकर पहला T20 वर्ल्ड कप जीत लेती है। मैच जितया मैं In the बस हार air, गया Srishant takes it. India win. फाइनल ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਸੀਂ इस ਵੇਖਣ ਸ਼ਹਿਰ T20 ਗਏ वर्ल्ड कप ने कप्तान धोनी को तो हीरो बनाया ही, लेकिन युवराज भी अब देश हालांकि के बॉलर हीरो भी कोई एडा बन तगड़ा चुके नहीं थे। 2009 और 10 में युवराज लगातार चोटों हर से गेंद जूझ रहे छक्का थे। मारने 2010 में उन्हें 2 बार आखिरी डेंगू में हुआ, पीछे एक ही उंगली में 2 बार चोट लग गई और कलाई में भी फ्रैक्चर हो गया। युवराज को जल्दी जल्दी चोटें लग रही थी और इन्हें ठीक होने में भी समय लग रहा था। Every time I came back on the field, I got injured again. Then came back and got injured again. So it was happening again. So it was, at times you think that, it's no point playing anymore. चीज उन्हें जो लगातार परेशान कर रही थी वो थी उनकी खांसी और लगातार होने वाली उल्टी। युवराज का करियर अपने पीक पर था, लेकिन शरीर अंदर से खाली होता जा रहा था। जब युवराज ने चेकअप और टेस्ट कराए तो पता चला कि उन्हें कैंसर है। कैंसर, ये क्या होता है? युवराज ने डॉक्टर की बात पर विश्वास ही नहीं किया कि उन्हें कैंसर हो सकता है। युवराज के फैमिली डॉक्टर ने कहा, आपके पास सिर्फ 3 या 6 महीने का ही वक्त बचा है। आपके पास सिर्फ 3 से 6 महीने बचे हैं। युवराज सिंह को मीडियास्टनल सिनोमेना कैंसर था, जो उनके फेफड़े के पास हुआ था। युवराज ये बात पचा नहीं पा रहे थे कि उनके जैसा एक एथलीट, जिसका बचपन इतनी ब्रूटल ट्रेनिंग से गुजरा हो, जो हर दिन 4-5 घंटे प्रैक्टिस करता हो और हेल्दी खाना खाता हो, उसको कैंसर हो सकता है। इससे पहले युवराज के दादा की भी कैंसर से ही मौत हुई थी। युवराज सिंह के बहाने यहाँ पर हम 2 मिनट कैंसर की बात करेंगे, इसलिए क्योंकि ये आपकी और हमारे अपनों की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ एक इम्पोर्टेंट इशू है। आज इंडिया में जो कैंसर तेज़ी से बढ़ रहा है वो हैं ब्लड कैंसर्स। इंडिया में सिर्फ 1 साल में ही करीब 1,20,000 लोगों में ब्लड कैंसर पाया गया, जिनमें से करीब 70,000 लोगों की ब्लड कैंसर के स्टेम सेल्स डोनर्स का स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांट करवा दिया जाए तो उसकी आपके घर पर एक स्वैब किट आएगी। आपको आपके स्टेम सेल डोनेशन के प्रोसेस वेबसाइट पर जाकर खुद रंग के धब्बे थे। हालांकि युवराज ने इसे इग्नोर कर दिया और मैच खेलने के लिए मैदान में उतर गए। लेकिन जब युवराज बैटिंग करने के लिए उतरे तो एक बार फिर युवराज की सांसें उखड़ने लगी। अच्छे से सांस नहीं आ पा रही थी। इस मैच में युवराज 12 रन बनाकर ही लौट जाते हैं। युवराज ने अपने फिजियो से कहा कि उन्हें चेकअप की ज़रूरत है, लेकिन फिर ये कहकर टाल दिया कि सीरीज खत्म होने दो।
लेकिन सीरीज खत्म होने के बाद युवराज 2011 वर्ल्ड कप की तैयारी में लग जाते हैं। 2011 का वर्ल्ड कप युवराज के लिए सब कुछ था। इसके पीछे थी एक कहानी। बचपन से युवराज चंडीगढ़ में अपने पिता के दोस्तों से सुनते हुए आ रहे थे कि 1983 का वर्ल्ड कप उनके पिता के नाम होना चाहिए था, लेकिन वह चंडीगढ़ के ही दूसरे खिलाड़ी कपिल देव के नाम हो गया। युवराज के मुताबिक लोग कहते थे कि वे कपिल देव से भी ज्यादा तेज गेंदबाज थे। यही वो ठसक थी जो युवराज सिंह के मन में थी। इसी दिन के लिए उन्होंने अपने बेटे युवराज को तैयार किया था। इसी इतिहास को युवराज बदलना चाहते थे और अपने पिता को वो सम्मान दिलाना चाहते थे जो उन्हें कभी नहीं मिला था। इससे पहले 2003 और 2007 के वर्ल्ड कप के मौके पर युवराज चूक चुके थे। 2011 का वर्ल्ड कप उनके लिए आखिरी वर्ल्ड कप की तरह था, लेकिन इसमें बुरा ये था कि युवराज का शरीर साथ नहीं दे रहा था। उनकी फॉर्म भी अब सबसे बुरे दौर से गुजर रही थी। खुद युवराज अपने आप को लेकर श्योर नहीं थे। युवराज ने वर्ल्ड कप से पहले अपनी मां को बाहर विदेश में जाकर हॉलीडे मनाने के लिए कहा। युवराज नहीं चाहते थे कि वे अगर टीम में परफॉर्म ना कर पाएं तो कहीं ऐसा ना हो कि लोग गुस्से में आकर उनके घर पर पत्थर फेंके। हालांकि युवराज की मां ने मना कर दिया। 2007 वर्ल्ड कप की हार के बाद धोनी के रांची वाले घर पर भी पत्थर फेंके गए थे और हंगामा किया गया था। फरवरी महीने में 2011 का क्रिकेट वर्ल्ड कप शुरू हो गया। इस बार वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा था और कुछ मैच बांग्लादेश और श्रीलंका में भी होने थे। इंडिया का पहला मैच बांग्लादेश के साथ हुआ। हालांकि इस मैच में युवराज को बैटिंग का मौका नहीं मिल सका। इंडिया का दूसरा मैच इंग्लैंड के साथ होने जा रहा था। मैच से पहले जब युवराज वार्म अप कर रहे थे तो स्ट्राइक स्टांस लेने में दिक्कत होने लगी। युवराज का सिर सही से घूम नहीं रहा था और वे अपने राइट शोल्डर के ऊपर की चीज़ों को ठीक से नहीं देख पा रहे थे। युवराज ने अपने फिजियो नितिन पटेल को बुलाया, लेकिन नितिन पटेल की खूब कोशिश के बाद भी युवराज की गर्दन ठीक नहीं हो रही थी। हारकर युवराज ने जहीर खान से कहा कि वो ये मैच नहीं खेल पाएंगे। जहीर खान ने कहा कि मैंने कहा है ना, चुप रहो और खेलो। युवराज भी अपना दर्द और बीमारी भूलकर मैदान में उतर जाते हैं और 58 रन मारते हैं। युवराज किंग ऑफ सिक्सेस। इस मैच के बाद कई कमेंटेटर्स ने कहा कि युवराज ने अपनी फॉर्म वापस पा ली है, लेकिन इधर युवराज की तबीयत और बिगड़ती चली जाती है। उन्हें नींद नहीं आती थी, बेचैनी होती थी, वे अक्सर उल्टी करते, उन्हें अपनी सांसों की आवाज़ सुनाई देती और उनका स्टेमिना तेजी से नीचे गिर रहा था। टीम के साथी खिलाड़ी जैसे जहीर खान और आशीष नेहरा कई बार अनजाने में मजाक में कहते कि युवी तुम बूढ़े हो रहे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि युवराज अंदर ही अंदर एक बीमारी से लड़ रहे हैं। इंडिया का तीसरा मैच आयरलैंड से था। इस मैच में भी युवराज ने 50 मारी और 5 विकेट ले लिए। पूरा बेंगलोर स्टेडियम खड़ा हो गया। जनता युवराज के लिए तालियां बजा रही थी। इस मैच में युवराज मैन ऑफ द मैच बनते हैं। इंडिया का चौथा मैच नीदरलैंड से था। इस मैच में भी युवराज ने नाबाद 51 रन मारे और 2 विकेट लिए। इस मैच में भी युवराज मैन ऑफ द मैच बनते हैं। इंडिया का 5वां मैच साउथ अफ्रीका के साथ नागपुर में था। मैच से पहले युवराज इतने नर्वस थे कि कुछ भी नाश्ता नहीं कर सके। युवराज को लगातार उल्टियां हो रही थी और खांसी हो रही थी। युवराज को लग रहा था कि ये शायद टीबी है। युवराज का प्लान था कि एक बार वर्ल्ड कप खत्म हो जाए तभी अपनी बीमारी को दिखाऊंगा। साउथ अफ्रीका के साथ हुए इस मैच में युवराज मात्र 12 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। इस मैच में टीम इंडिया की हार हुई और ये टीम इंडिया की पूरे वर्ल्ड कप में एकमात्र हार थी। इंडिया का 6वां मैच वेस्ट इंडीज के साथ चेन्नई में था। मैच के दौरान चेन्नई में भीषण गर्मी पड़ रही थी। युवराज ने मैदान पर ही कई बार खून की उल्टियां कर दी। युवराज को चक्कर भी आ रहे थे। युवराज की खांसी फिर से शुरू हो जाती है। युवराज की खांसी में से खून निकल रहा था, लेकिन युवराज ने सोचा कि शायद साउथ अफ्रीका से हार की वजह से ये हुआ है, क्योंकि इस हार ने उन्हें अंदर से हिला दिया था। युवराज की हालत देखकर अंपायर साइमन टॉफेल युवराज के पास आते हैं और पूछते हैं, क्या तुम ठीक हो दोस्त? क्या तुम बाहर जाना चाहते हो? इस पर युवराज ने जवाब दिया, नहीं बॉस, मैं बाहर नहीं जा रहा। मैं 2 साल बाद शतक के करीब हूँ। अगर मैं गिरकर बेहोश हो जाऊं तो आप मुझे अस्पताल ले जा सकते हो, लेकिन तब तक मैं बाहर। इंडिया का अगला मैच और क्वार्टर फाइनल ऑस्ट्रेलिया के साथ अहमदाबाद में था। ऑस्ट्रेलिया वो टीम थी जो पिछले 3 वर्ल्ड कप लगातार जीत चुकी थी और पिछले 2 वर्ल्ड कप तो उसने एक भी मैच बिना हारे ही जीते थे। इसलिए ये मैच इंडिया के लिए करो या मरो की स्थिति वाला था। ऑस्ट्रेलिया ने 260 रन बनाए, लेकिन इसके जवाब में इंडिया के 187 रन पर 5 विकेट गिर जाते हैं। Pressure now really on India. ऐसे लगा कि इंडिया ये मैच हार जाएगा। जब धोनी आउट हुए तो मैच जीतने की उम्मीद से खत्म हो गई। हालांकि अभी क्रीज पर युवराज सिंह खड़े हुए थे। पूरा देश युवराज की तरफ देख रहा था। नॉर्मली आउट होने के बाद चुपचाप जाने वाले महेंद्र सिंह धोनी इस बार आउट होने के बाद युवराज के पास आए और एग्रेशन के साथ कहा, शाबाश युवी, अंत तक टिके रहना।
धोनी की इस बात ने युवराज के मोटिवेशन, पहले मैच जिसमें युवराज को बैटिंग का मौका नहीं मिला था उसे छोड़ दिया जाए तो हर मैच में युवराज लगातार मैन ऑफ द मैच बन रहे थे। उन्होंने किसी दूसरे खिलाड़ी का मौका ही नहीं आने दिया। इस मैच के साथ इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच गया। 30 मार्च के दिन इंडिया का पाकिस्तान के साथ सेमीफाइनल मैच था। इस ऑल इम्पोर्टेंट पाकिस्तान मैच से पहले की रात में ही युवराज की गर्दन का दर्द वापस आ जाता है। पूरी रात तड़पने और इंतजार में चली जाती है। अंत में हारकर सुबह 4 बजे युवराज फिजियो नितिन के पास पहुंच जाते हैं जो नींद में थे। हालांकि नितिन की काफ़ी कोशिशों के बाद भी युवराज को राहत नहीं मिली। ये मैच मोहाली में था, यानी युवराज के होम ग्राउंड में था। लेकिन जैसे ही युवराज बैटिंग पर आए तुरंत ही आउट हो गए बिना एक भी रन बनाए। हालांकि इंडिया ये मैच जीत जाता है और तेंदुलकर मैन ऑफ द मैच बने। युवराज अभी भी अपनी बीमारी और चोटों से जूझ रहे थे। 2 अप्रैल 2011 के दिन इंडिया का फाइनल मैच श्रीलंका के साथ था। फाइनल मैच से एक रात पहले युवराज थके हुए, टेंस्ड और जीतने के लिए बेताब थे। अपनी नींद की गोली लेते हुए युवराज ने टीम फिजियो नितिन पटेल से कहा, कल चाहे कुछ भी हो, मैं बस ये चाहता हूँ कि भगवान हमें वर्ल्ड कप दे दे। वो जो चाहे कर ले, मेरी जान ले ले, मुझे दर्द दे दे, भगवान बस हमें वर्ल्ड कप दे दे। फाइनल मैच के दिन श्रीलंका की टीम पहले बैटिंग करने के लिए आई। युवराज ने इंडिया की तरफ से सबसे कम रन देते हुए 2 विकेट लिए। श्रीलंका की टीम 274 रन ही बना सकी। गौतम गंभीर के 97 और धोनी के आउट होने के बाद युवराज को मौका मिला। युवराज ने नाबाद 21 रन बनाए। अर्थात इस पल को लेकर युवराज अपनी बायोग्राफी में कहते हैं कि मुझे लगा कि मैं बस फट पड़ूंगा, मैं पागल हो गया, उसे गले लगाना चाहता था, मारना चाहता था और तब तक करते रहना चाहता था जब तक कि वो मुझे कंफर्म ना कर दे कि बस हो गया, हमने वर्ल्ड कप जीत लिया। युवराज और धोनी की जोड़ी ने इंडिया को 28 साल बाद वर्ल्ड कप उठाने का मौका दिया। युवराज मिडिल ऑर्डर में आते थे, इसके बावजूद उन्होंने इस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 362 रन बनाए और इंडिया की तरफ से जहीर खान के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा 15 विकेट लिए। युवराज ने एक महान ऑलराउंडर के तौर पर इतिहास रच डाला। उन्हें 2011 वर्ल्ड कप के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना जाता है। इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी युवराज की ये फॉर्म ऐसी थी जैसे इन्हीं दिनों के लिए उनके पिता युवराज सिंह ने उन्हें तपाया था। वर्ल्ड कप के बाद युवराज को डॉक्टर के पास जाना चाहिए था, लेकिन वो आईपीएल खेलने लग जाते हैं जो 8 अप्रैल से 28 मई तक चलता है। आईपीएल खत्म होने के बाद युवराज ने आखिरकार अपने चेस्ट का एक्सरे करवाया। जब डॉक्टर ने ये एक्सरे युवराज को दिखाया तो इसमें सीधा फेफड़ा तो दिख रहा था, लेकिन बाईं तरफ फेफड़े की जगह 7-8 सेंटीमीटर का एक सफ़ेद बादल जैसे दिख रहा था। युवराज का दिल बैठ गया कि दूसरा फेफड़ा कहाँ है। युवराज ने डॉक्टर से पूछा, ये क्या बकवास है? डॉक्टर ने कहा कि ये कुछ भी हो लेकिन अच्छा नहीं है। अगले दिन युवराज सिंह FNAC टेस्ट करवाते हैं। इस टेस्ट के रिजल्ट देखकर डॉक्टर ने कहा ये एक ट्यूमर है जो कैंसर हो सकता है। युवराज को यकीन नहीं हो रहा था कि उन्हें कैंसर हो सकता है। युवराज को लगा कि डॉक्टर ही गलत है, वो एक एथलीट है, उन्हें कैंसर कैसे हो सकता है। कैंसर का प्रॉपर इलाज करवाने की जगह युवराज ने अपने दोस्त और एक्यूपंक्चर स्पेशलिस्ट जतिन चौधरी से वैकल्पिक इलाज करवाना शुरू कर दिया। जतिन ने युवराज को यकीन दिलाया था कि उनका इलाज ट्यूमर को सिकोड़ देगा और उन्हें कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट से बचाएगा। इस तरह 4-5 महीने तक युवराज एक्यूपंक्चर स्पेशलिस्ट के भरोसे इलाज करवाते रहे, जबकि युवराज की हालत बिगड़ती जा रही थी। इसमें भी डॉक्टर्स के मना करने के बावजूद युवराज इंग्लैंड दौरे पर टेस्ट सीरीज खेलने के लिए चले जाते हैं। इसके बाद युवराज वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी 2 टेस्ट मैच खेलते हैं जिनमें उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। इस दौरान भी युवराज बार बार मैदान पर उल्टियां कर रहे थे, जिससे अंपायर भी चिंता में पड़ जाते थे। भारत आने के बाद जब दिल्ली में हुए एक टेस्ट मैच के दौरान एक रैंडम एंटी डोपिंग टेस्ट हुआ तो पूरा मामला सामने आ जाता है। युवराज के ब्लड सैंपल में बीटा HCG दिखा, एक हार्मोन जो स्वस्थ मर्दों में कभी नहीं पाया जाता। इसके बाद बेंगलुरु में हुए एक आखिरी CT स्कैन ने सच उजागर कर दिया। युवराज के सीने पर हुआ ट्यूमर उनके बाएं फेफड़े को निचोड़ रहा था और एक खून की नली पर इतना दबाव डाल रहा था कि उनका दिल फट सकता था। डॉक्टर ने युवराज से कहा, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें एडमिट करने की जरूरत है और वो भी अभी तुरंत। युवराज को सेमिनोमा था जो एक प्रकार का कैंसर होता है। युवराज सिंह को पहले स्टेज का कैंसर है। बीमारी का नाम है सेलिनोमा ग्रेड 1। अब युवराज के पास भागने की कोई जगह नहीं थी। युवराज को पहले लंदन और फिर अमेरिका के इंडियानापोलिस ले जाया जाता है, जहां पर उनका इलाज डॉक्टर लॉरेंस आइनहोर्न ने किया।
वही डॉक्टर जिन्होंने अमेरिकी साइकिलिस्ट लॉन्स आर्मस्ट्रांग का इलाज किया था। 25 जनवरी 2012 को युवराज की कीमोथेरेपी शुरू होती है। अब युवराज का खाना खाने का मन नहीं करता था, उनके बाल झड़ने लग जाते हैं। एक सुबह जब युवराज बिस्तर से उठे तो उनका बिस्तर बालों से भरा हुआ था। फ्रस्ट्रेट होकर उन्होंने बाथरूम जाकर खुद ही अपने सारे बाल काट लिए। युवराज की हड्डियों में इतना दर्द था कि हिलना भी मुश्किल था। उन्हें लगा जैसे कि वे एक मरे हुए शरीर के अंदर जी रहे हैं। युवराज के मुंह में अजीब छाले पड़ जाते हैं। उन्हें उनके पैर ऐसे लगते थे जैसे उनमें कुछ नहीं है, बस स्किन है। कई दिन तो युवराज टैक्सी तक भी चलकर नहीं जा पाते थे अपने घर से। उनका मन कर रहा था कि वे रेंगकर चलें। ये वो वक्त था जब युवराज को सुसाइड के विचार भी आए। कुछ ही दिन पहले पूरा देश युवराज युवराज कर रहा था। युवराज अपने करियर के पीक पर चल रहे थे और कुछ ही महीने बाद अब वे जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे अकेले। वर्ल्ड कप को याद करते हुए युवराज अपनी बायोग्राफी में लिखते हैं कि जब मैं कैंसर के लिए कीमो पर था, मैं इंडियानापोलिस में अपने घर के बाहर नहर देखता था और अचानक कुछ मुझे उस रात की याद दिलाता था। मैं उस वक्त को याद करता और खुद से पूछता, क्या मैं बेवकूफ़ था जो डॉक्टर के पास नहीं गया? उल्टियों, गर्दन के दर्द, खून वाली खांसी और नींद न आने वाली रातों को नज़रअंदाज करके क्या मैं किनारे पर नहीं जी रहा था? क्या ज़िंदगी ज़्यादा ज़रूरी थी या वर्ल्ड कप? मेरा जवाब खुद को था कि अगर ज़िंदगी मुझे फिर से उसी स्टेज पर ले जाए तो मैं फिर वही डिसीजन लूँगा। 18 मार्च 2012 को 3 कीमो साइकिल के बाद युवराज का इलाज खत्म हुआ। डॉक्टर आइनहोर्न ने युवराज से कहा, तुम यहाँ से एक ऐसे आदमी की तरह बाहर जा सकते हो जिसे कभी कैंसर हुआ ही नहीं था। 9 अप्रैल 2012 के दिन युवराज भारत लौट आते हैं। वे काफ़ी कमज़ोर थे और 6 हफ्ते के रेस्ट के बाद उनका वजन बढ़कर 103 किलो हो गया। हालांकि अभी युवराज काफ़ी कमज़ोर थे। युवराज ने बेंगलुरु में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी में अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी और 11 सितंबर के दिन चेन्नई में न्यूजीलैंड के खिलाफ हुए T20 मैच से युवराज ने दोबारा से इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी की। मैदान पर कदम रखते ही युवराज की आंखों से आंसू निकलने लगे। स्टेडियम तालियों से गूंज रहा था। जैसे ही युवराज ने एक छक्का लगाया, भीड़ ने भारी शोर मचाना शुरू कर दिया। इस मैच में युवराज ने 34 रन बनाए। हालांकि कैंसर के बाद आई युवराज की फॉर्म में उतार चढ़ाव आते रहे। 2013 में वनडे मैचों में युवराज का बैटिंग एवरेज गिरता चला जा रहा था, जिसके बाद उन्हें वनडे टीम से बाहर निकाल दिया जाता है। युवराज की परफॉर्मेंस T20 में अभी भी ठीक ठाक चल रही थी, इसलिए उन्हें 2014 के T20 वर्ल्ड कप के लिए चुन लिया जाता है। लेकिन यहाँ युवराज के क्रिकेट करियर का एक बड़ा डिजास्टर होता है। इस वर्ल्ड कप में टीम इंडिया फाइनल तक पहुंची, लेकिन फाइनल में केवल 130 रन ही बना पाई, जिसे श्रीलंका ने आसानी से चेज कर लिया और भारत T20 वर्ल्ड कप हार जाता है। इस हार का जिम्मा आया युवराज सिंह पर, जिन्होंने 21 गेंदों में केवल 11 रन बनाए थे। जब युवराज एयरपोर्ट पर उतरे तो मीडिया उन पर टूट पड़ा और चिल्लाने लगा। युवराज के घर पर भी पत्थर फेंके जाते हैं। बाद में युवराज ने कई वनडे मैच खेले, लेकिन शायद ये उनकी विदाई के दिन थे। 2019 वर्ल्ड कप की टीम में युवराज को नहीं लिया गया, जिसके बाद 10 जून 2019 को उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया। युवराज के पिता युवराज सिंह कई बार महेंद्र सिंह धोनी पर उनके बेटे का करियर बर्बाद करने का आरोप लगा चुके हैं। एक इंटरव्यू में युवराज सिंह ने कहा कि मैं MS धोनी को कभी माफ़ नहीं करूंगा। उसने मेरे बेटे के साथ जो किया वो कभी माफ़ नहीं किया जा सकता। उस आदमी ने मेरे बेटे की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, जो 4-5 साल और खेल सकता था। इंस्पाइट के सेलेक्टर्स भी चाहते हैं युवराज को टीम में, BCCI भी चाहती है, लेकिन एक आदमी जो महेंद्र सिंह धोनी जिसका नाम है, वो किसी को भी निकाल के बाहर फेंक देगा। एक दूसरे इंटरव्यू में विराट कोहली को भी ब्लेम करते हुए युवराज सिंह ने कहा कि धोनी से लेकर बाद में सबने मेरे बेटे को धोखा दिया। वे सभी युवराज से डरते थे क्योंकि वो महान खिलाड़ी था और उन्हें डर था कि वो उनकी सीट ले लेगा। हालांकि युवराज ने खुद कभी धोनी को उनका करियर खत्म करने का दोष नहीं दिया, बल्कि एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि धोनी ने ही 2019 वर्ल्ड कप को लेकर उन्हें क्लैरिटी दी थी और बताया था कि सेलेक्टर्स उनकी तरफ नहीं देख रहे हैं। युवराज के मुताबिक जितना उनसे हो सकता था उन्होंने किया था, लेकिन युवराज का ये भी कहना है कि उन्हें टीम मैनेजमेंट की तरफ से सपोर्ट नहीं मिला और अगर उन्हें सपोर्ट मिला होता तो वो एक और वर्ल्ड कप खेल पाते। युवराज को हमेशा इस बात का दुख रहा कि वो 2011 के बाद 50 ओवर का एक भी वर्ल्ड कप नहीं खेल पाए। युवराज के क्रिकेट करियर को देखें तो कहीं ना कहीं ये जितनी युवराज सिंह की कहानी है, उतनी ही कहानी उनके पिता युवराज सिंह की है। खुद का क्रिकेट छोड़ने से पहले युवराज सिंह ने एक
पब्लिक स्टेटमेंट दिया था कि मैं अपने बेटे को सर गारफील्ड सोबर्स और विवियन रिचर्ड्स के लेवल का क्रिकेटर बनाऊंगा। तब लोगों ने उनके ऊपर हंसा। उनका एक फील्ड क्रिकेटर की तरह मजाक उड़ाया गया। युवराज सिंह ने अखबार की उन सभी कटिंग्स को अपने पास रखा जो उनका मजाक उड़ा रहे थे। फिर उन्होंने एक ऐसा महान क्रिकेटर पैदा किया जिसने 2011 का वर्ल्ड कप एक खिलाड़ी नहीं बल्कि एक वॉरियर की तरह लड़ा। जैसा कि खुद युवराज सिंह ने कहा कि इस बहाने वे अपने पिता को वो सम्मान दिलाना चाहते थे जिसके वो हकदार थे। आज युवराज हर उस इंसान के लिए एक प्रेरणा है जो कैंसर से लड़ रहा है। कैंसर से ठीक होने के बाद युवराज ने यू वी कैन फाउंडेशन के जरिए कैंसर मरीजों की मदद करना शुरू कर दिया। क्यों ना हम भी कुछ ऐसा करें जिससे किसी की जान बच जाए। सोचिए, अगर हमारे 2-3 घंटे निकालने से किसी की जान बचती है तो कितनी अच्छी बात होगी। आज ही DKMS की वेबसाइट पर खुद को रजिस्टर कराएं ताकि स्टेम सेल डोनर्स का एक डेटाबेस बन सके और किसी बच्चे, बूढ़े, आदमी, औरत को केवल इसलिए जान न गंवानी पड़े कि उसे वक्त पर स्टेम सेल डोनर नहीं मिला था। तो आज ही डिस्क्रिप्शन एंड पिन्ड कमेंट में मौजूद DKMS की वेबसाइट पर जाकर खुद को रजिस्टर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ਯਾਰ ਚੰਗਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਇਆ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਫੁੱਲ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਈਚੀ ਬੀਚੀ ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਹਾਂ, ਦੱਸਦੀ ਸੀ। ਪੂਰੀ story ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਸਟੋਰੀ ਸੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਦੈਟਸ ਦ ਸਪਿਰਿਟ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ युवराज सिंह ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨਾ, ਮਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਮਤਲਬ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਮਤਲਬ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਸ਼ਰਮ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਿਨਰ ਟੀਮ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਸੁਪਰ ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਵਾਸਤੇ। लेकिन स्पिरिट सी होगी ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਰੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਰ 2011 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਯੁਵਰਾਜ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਵਾਰਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿ इन्नी बीमारी के बावजूद उन्हें ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਿਨਰ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਔਰ ਮੇਨ ਪਲੇਅਰ ਸੀ। ਮੇਨ ਪਲੇਅਰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਰਨ ਕਮ ਬਣਾ ਲੈਣ ਨਾਲੋਂ ਉਹਦਾ ਕਰੀਅਰ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ 4-5 ਸਾਲ ਹੋਰ ਖੇਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰ ਕੌਣ ਹੁਣ ਯੁਵਰਾਜ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰਡ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲਾਈਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਤੇ ਧੋਨੀ ਰਿਟਾਇਰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬਣਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਇੱਕ UVKM ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਦਾਦਾ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੀ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਕਰਲੀ ਟੇਲ ਆਈ। ਹਾਂ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸਕੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਔਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਵੀ ਹੈ, ਤਗੜੇ ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤੇ ਮਿਲਨੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਰੱਖੋ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ।